गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 12वीं से पाठ नंबर 15 शीर्षक है चार्ली चैपलिन यानी हम सब, लेखक हैं विष्णु खरे जी। तो इस पाठ के गद्यांशों पर आधारित कुछ प्रश्न आपको मैं समझा रही हूँ। इससे पहले मैंने आपको पाठ का सार और शब्दार्थ ये वीडियो भेज दिए हैं, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं गद्यांशों पर आधारित प्रश्नोत्तर। बच्चों, आपके एग्जाम में दो तरह से गद्यांश आते हैं। एक आते हैं अपठित गद्यांश, अपठित मतलब जिसे आपने पढ़ा हुआ नहीं है। दूसरे आते हैं पठित गद्यांश जो आपने पढ़े हुए हैं। तो आपने पढ़े हुए गद्यांश होंगे यानी कि आपके किसी भी पाठ में से कोई भी गद्यांश जो है आ जाता है, फिर उससे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं उससे संबंधित गद्यांश से, और उन प्रश्नों का उत्तर भी आपको गद्यांश में से ही देना होता है। कई बार हमें भाषा कुछ बदलनी पड़ती है, ठीक है, लेकिन आना वही चाहिए जैसा उसमें बताया गया है गद्यांश में। कई बार ऐसा होता है कि पंक्ति एज इट इज भी लिखनी पड़ जाती है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो अब मैं गद्यांश पढ़ती हूँ बच्चों। पाठ पढ़ रहे चार्ली चैपलिन यानी हम सब। तो अब उनके बारे में ही इसमें बताया गया है। उनकी फिल्में भावनाओं पर टिकी हुई हैं, बुद्धि पर नहीं, ठीक है। मेट्रोपोलिस, द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर, ये फिल्मों के नाम हैं बच्चों। कैलिगरी, दारोवन सिंह, लास्ट ईयर इन मारियनवाड, द सेक्रीफाइस जैसी फिल्में दर्शक से एक उच्चतर एहसास की मांग करती हैं। यानी उनकी फिल्में जो हैं वो देखने के बाद व्यक्ति जो है किस तरह का एहसास करता है वो बताया गया है इसमें। चैपलिन का चमत्कार यही है कि उनकी फिल्में पागलखाने के मरीजों, विकल मस्तिष्क से लेकर आइंस्टाइन जैसे महान प्रतिभा वाले व्यक्ति तक कहीं एक स्तर पर और कहीं सूक्ष्मता रसास्वादन के साथ देख सकते हैं। यानी चार्ली की फिल्में ऐसी हैं जिन्हें पागलखाने में रहने वाले मरीज, दुखी व्यक्ति या साइंटिस्ट मतलब वैज्ञानिक सभी जो हैं उन फिल्मों को देखने के बाद एक ही तरह से आनंदित होते हैं, सभी आनंदित होते हैं। चैपलिन ने न सिर्फ फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाया बल्कि दर्शकों की वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था को भी तोड़ा। यानी अब कहते हैं ना लोकतंत्र, लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा किया गया शासन। तो उन्होंने फिल्मों को भी लोकतांत्रिक बनाया। यानी सभी लोग मतलब कैसे कैसे वो जीवन जीते हैं, किस प्रकार के उनके सुख दुख हैं, इन सब का उन्होंने जो है अपनी फिल्मों में वर्णन किया है, ऐसे दिखाया है फिल्मों में। और सभी लोगों को जो है उनकी फिल्में देख करके आनंद मिलता है, खुशी मिलती है। इस तरह से उन्होंने वर्ण व्यवस्था को भी तोड़ा। यह अकारण नहीं है कि जो भी व्यक्ति समूह या तंत्र गैर बराबरी नहीं मिटाना चाहता वह अन्य संस्थाओं के अलावा चैपलिन की फिल्मों पर भी हमला करता है। यानी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे अब प्रजातंत्र में भी ऐसा ही होता है, कुछ लोग जो है खिलाफ होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो उनकी फिल्मों पर भी टीका टिप्पणी करते हैं। चैपलिन भीड़ का वह बच्चा है जो इशारे से बतला देता है कि राजा भी उतना ही नंगा है जितना मैं हूँ, और भीड़ इस पर हंस देती है। अब मतलब उसका काम ही एक है, लोगों को हंसाना। उनकी फिल्मों में आवाज़ नहीं होती और इशारों से ही ज़्यादातर जो है आपने कहते हैं गूंगी फिल्में होती हैं, तो ऐसे इशारों से बताते हैं। वो जो भी एक्टिंग करते हैं, आपने चार्ली चैपलिन की एक्टिंग तो देखी होगी, तो बच्चे भी उसका अनुसरण करते हैं। तो बिना बोले तो वो क्या बताते हैं उसमें, ये बता देते हैं कि जैसे प्रत्येक व्यक्ति की जैसे बॉडी होती है, जो शरीर है, सबकी बनावट वैसी है। यानी राजा भी उतना ही नंगा है जितना कि मैं हूँ। यानी भीड़ फिर इस पर भीड़ हंस देती है, ठीक है। जैसा राजा होता है कि इसका मतलब ये भी इंसान जो है सभी एक जैसे होते हैं, एक समान होते हैं। कोई किसी से हटके नहीं होता कि राजा है वो कुछ स्पेशल होगा और दूसरा व्यक्ति जो है वो और कुछ होगा, ऐसा नहीं होता है।
कोई भी शासक या तंत्र जनता का अपने ऊपर हंसना पसंद नहीं करता। मतलब कोई भी शासक ऐसा नहीं है जो कि लोग उस पर हंसे तो उसको अच्छा लगे, ऐसा नहीं होता। क्योंकि सच बात हमेशा कड़वी लगती है। तो किसी पे हम हंसते हैं तो उसकी कोई ना कोई ऐसी बात होती है जो गलत होती है, तभी हंसी आती है, तो उसको बुरा लगता है। अब आ जाता है चैपलिन की फिल्मों में क्या चमत्कार छिपा है। पहला प्रश्न तो यही आता है कि पाठ और लेखक का नाम लिखो। पाठ का नाम चार्ली चैपलिन यानी हम सब, लेखक का नाम विश्वनाथ है। तो ये प्रश्न तो हो गया जो हर पाठ में से आता ही आता है। फिर है चैपलिन की फिल्मों में क्या चमत्कार छिपा है। पहला है कि चैपलिन की फिल्में भावनाओं पर आधारित हैं और इसलिए उसका आनंद पागल खाने के मरीजों से लेकर साइंटिस्ट तक, यानी कितने भी चाहे प्रतिभाशाली लोग हों, सभी समान रूप से लेते हैं, यानी समान रूप से आनंदित होते हैं। यही उनकी फिल्मों का चमत्कार है। दूसरा है चार्ली चैपलिन द्वारा फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाने तथा दर्शकों की वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था को तोड़ने से क्या तात्पर्य है। चार्ली की फिल्म कला का आनंद सभी वर्गों, जातियों, धर्मों और तथा देशों के लोग ले सकते हैं। यानी चार्ली की जो फिल्में हैं वो सभी लोग, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाले हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी देश में रहते हों, सभी उनकी फिल्मों को देखकर आनंद का अनुभव करते हैं। उनकी फिल्में किसी विशेष वर्ग या जाति के लिए नहीं थी। भावनाओं पर आधारित होने के कारण, क्योंकि उनकी फिल्में भावनाओं पर आधारित थी, इस कारण से बिना किसी वर्ग या वर्ण संबंधी भेदभाव के सभी दर्शकों को प्रभावित करती थी। उनकी फिल्में सभी को अपनी ओर आकर्षित करती थी और सभी लोग देखना पसंद करते थे और सभी लोग उनकी फिल्में देख करके आनंद का अनुभव करते थे। चैपलिन की फिल्मों पर कौन हमला करता है तथा क्यों। जो व्यक्ति समूह अथवा तंत्र समाज में असमानता बनाए रखने चाहते हैं, जो मतलब कि भेदभाव रखते हैं, जो वर्ण, जाति, लिंग और धर्म के आधार पर भेदभाव करते हैं, वे लोग जो है चार्ली की फिल्मों का जो है विरोध करते हैं और इसको वही चार्ली की फिल्मों पर हमला करते हैं। ऐसा इसलिए कि चार्ली ने अपनी फिल्मों में सभी को समानता का संदेश दिया है और वे लोग ऐसा पसंद नहीं करते हैं कि सभी लोग समान हैं। नहीं, वो समझते हैं कि हम जो है उच्च वर्ग के हैं और अच्छे धर्म, हम जो है उच्च धर्म को मानने वाले हैं, दूसरे निम्न जाति के लोग हैं, हमारी जाति ऊंची है, तो वे लोग इसका विरोध करते हैं। ठीक है, अब इसका दूसरा पद्यांश है, एक परित्यक्ता दूसरे दर्जे की तेज अभिनेत्री का बेटा होना, बाद में भयावह गरीबी और माँ के पागलपन से संघर्ष करना, साम्राज्य, औद्योगिक क्रांति, पूंजीवाद तथा सामंतशाही में मगरूर एक समाज द्वारा दुराया जाना। क्योंकि चार्ली की माँ थी वो स्टेज अभिनेत्री थी और उसके पति ने त्याग दिया था, यानी उसका तलाक हो गया था और बहुत गरीबी थी। तो चार्ली ने ये सब देखा था, जिसके कारण से उसे उस समाज में दुत्कारा जाता था, यानी उसे कोई ना कुछ कहता रहता था। इन सबसे चैपलिन को वे जीवन मूल्य मिले जो करोड़पति हो जाने के बाद भी अंत तक उनमें रहे थे। इन सब बातों के कारण चार्ली ने भी सोचा कि वह भी एक ऊंचा व्यक्ति, यानी बहुत पैसे वाला व्यक्ति बनेगा और वो बनने के बावजूद भी मतलब उसने जो है इस अपने इन मूल्यों को नहीं छोड़ा या नहीं भूले। अपनी नानी की तरफ से चैपलिन खानाबदोशों से जुड़े हुए थे और यह एक सुदूर रुमानी संभावना बनी हुई है कि शायद उस खानाबदोश औरत में भारतीयता रही हो, क्योंकि यूरोप के जिप्सी भारत से ही गए थे। यूरोप की जो जिप्सी जाति है वो भारत से ही गए थे और अपने पिता की तरफ से वे यहूदी वंश से थे, उसके पिता यहूदी थे। इन जटिल परिस्थितियों में चार्ली को हमेशा एक बाहरी
घुमंतु चरित्र का बना दिया था। यानी हमेशा कहीं ना कहीं घूमते रहने वाले, एक जगह पे न टिकने वाले बन गए थे। वे कभी मध्यवर्गीय, बुर्जुआ या उच्च वर्गीय जीवन मूल्य न अपना सके। यदि उन्होंने अपनी फिल्मों में अपनी प्रिय छवि प्रेम बधु खाना बदोश आवारागर्द की प्रस्तुत की है तो उसके कारण उनके अवचेतन तक पहुंचते हैं। अब प्रश्न आता है, इस जो हमने गद्यांश पढ़ा इसमें से ही प्रश्न पूछा गया तो आपको इसके अंदर से ही उत्तर देना है। भाषा थोड़ी सी बदल देनी होती है, जो आपको आसान लगती हो अपनी भाषा में उत्तर बना के लिखोगे, बाकी अर्थ वही रहेगा। चार्ली के माता पिता कौन थे? चार्ली की माँ एक परित्यक्ता यानी उस पति द्वारा छोड़ दी गई थी, दूसरे दर्जे की स्टेज अभिनेत्री थी जो एक खाना बदोश जिप्सी औरत की बेटी थी। चार्ली के पिता का संबंध यहूदी वंश से था। ठीक है। चार्ली जिन आदर्शों से जीवन भर जुड़ा रहा वे उसको किस प्रकार प्राप्त हुए थे? चार्ली की माता खाना बदोश से संबंधित थी और उसके पिता यहूदी वंश के थे। उसकी माँ को उसके पिता ने छोड़ दिया था, यानी माँ परित्यक्ता थी और जो एक स्टेज अभिनेत्री थी। वह पागल हो गई थी और घर में भयानक गरीबी थी। तब चार्ली को बहुत संघर्ष करना पड़ा था। घमंडी धनिकों का चार्ली को अपमान भी सहन करना पड़ा था, तिरस्कार सहना पड़ा था। जो लोग जिन बहुत पैसे वाले थे उनमें घमंड होता है तो वो दूसरों को, गरीबों को तिरस्कृत करते रहते हैं, तो इसलिए चार्ली को भी ये सब सहन करना पड़ा। इन परिस्थितियों में चार्ली को जीवन से जो आदर्श प्राप्त हुए उन आदर्शों को उसने करोड़पति बनने के बाद भी नहीं छोड़ा था। तीसरा प्रश्न है, चार्ली ने अपनी किस प्रिय छवि को अपनी फिल्मों में प्रस्तुत किया है और उसका कारण क्या है? ट्रैम्प यानी बद्दू खाना बदोश आवारागर्द चार्ली चैपलिन की प्रिय छवि थी। इन छवियों को उन्होंने फिल्मों में दिखाया है। उसने अपने फिल्मों में इसी छवि को प्रस्तुत किया है। बचपन में चार्ली ने इस छवि को निकट से देखा था, क्योंकि बचपन में उन्होंने ये सब कुछ देखा था, इसलिए बड़े होकर के उन्होंने जो है इसी को अपनी फिल्मों में दिखाया। अब बचपन में देखा था तो उसका प्रभाव उनके जीवन पर बना रहा था, उनके अवचेतन मस्तिष्क में हमेशा उनका प्रभाव रहा और वही सब कुछ उन्होंने अपनी फिल्मों में दिखाया, लोगों को हंसाया, लोगों को खुश करने का प्रयत्न किया। क्योंकि वे खुद बहुत दुखी थे, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि सब लोग जो हैं मेरी तरह का जीवन जिए, तो वो जो है लोगों को खुश रखना चाहते थे। तब उन्होंने अपनी फिल्मों में ये सब किया था। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अभी इसके और भी गद्यांश हैं तो उनसे संबंधित जो प्रश्नोत्तर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।